2010 में डिमोनेटाइजेशन किया गया था। डिमोनेटाइजेशन होने के पीछे मैंने बता दिया था भाई कारण क्या है, काले धन पर रोक लगाना डिमोनेटाइजेशन का यूज होता है। डिमोनेटाइजेशन दो तरीके से होती है, एक पार्शियल होती है और एक कंप्लीट होती है। पार्शियल डिमोनेटाइजेशन जो अर्ध विमुद्रीकरण है, इसमें क्या होता है कि जो नए नोट होते हैं वो भी चलन में रहते हैं और जो पुराने नोट होते हैं वो भी चलन में रहते हैं, दोनों ही नोट चलन में होते हैं। पूर्ण विमुद्रीकरण की बात करें तो नए नोट चलन में होते हैं और पुराने नोट चलन से हट जाते हैं। जिस तरीके से 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने जो विमुद्रीकरण किया था वो 500 और 1000 का किया था। किसका किया था? 500 और 1000 के नोट का किया था। वो एक पूर्ण विमुद्रीकरण था, क्योंकि इसके बाद वो चीजें चलनी ही बंद हो गई। ठीक है, इस सब चीजों को हम पढ़ चुके थे। इसके बाद एक पॉइंट आपका आता है, इसके बाद एक पॉइंट आपका आता है जिसको मेजर नियम क्या बोलते हैं? मेजर नियम बोलते हैं भारत के अंतर्गत मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति। भारत में मुद्रा आपूर्ति के बारे में हम बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। भारत के अंदर मुद्रा आपूर्ति के बारे में बात करते हैं। 7 प्रकार की मुद्रा आपूर्ति भारत के अंतर्गत होती है। ठीक है, मनी सप्लाई इन इंडिया। आप जितने भी ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दें, क्योंकि आप सभी वही हैं जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देंगे मेजर, ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स बिना पढ़े पता होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इकोनॉमिक्स बच्चों को टफ भी लगता है, पैसा आता कहां से, उसके बारे में। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो अब तक जो एग्जाम में बने हैं वो सीजीएल, यूपीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में ही बने हैं। सीजीएल, यूपीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स बने, बाजारों में मुद्रा आपूर्ति, इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सर मनी सप्लाई जो मार्केट के अंदर होती है उसके कुछ मतलब पार्ट्स होते हैं, कुछ उसके अवयव होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है करेंसी। सबसे पहले जो मुद्रा आपूर्ति होती है करेंसी से। किससे होती है सर? करेंसी से होती है। पहली मुद्रा आपूर्ति मार्केट के अंदर जो होती है करेंसी से होती है। करेंसी, करेंसी यानी मुद्रा सकती है, मतलब मार्केट के अंदर जो पैसा आप देख रहे हो या आपके पास जो वर्तमान में पैसा है वो या तो करेंसी के फॉर्मेट में हो सकता है। करेंसी क्या हो सकता है सर? इसमें कॉइंस भी हो सकते हैं, नोट भी हो सकते हैं, नोट भी हो सकते हैं, कॉइंस भी हो सकते हैं। पैसा नोट में भी हो सकता है, कॉइंस में भी हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, और सिक्के, पैसा हो सकता है जी। दूसरा हो सकता है डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, बैंकों में मांग जमा। डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। डिमांड डिपॉजिट यानी बैंकों में मांग जमा। मांग जमा मतलब बैंकों के अंदर जो पैसा आपने डिपॉजिट करा है, ऐसा पैसा जो आप कभी भी निकाल सकें। जैसे आपके अकाउंट में जो पैसा जमा है, ठीक है, भले ही आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट, मतलब कोई भी ऐसा पैसा जो आपने बैंक में जमा करके रखा हुआ है, ठीक है, जो आप कभी भी निकाल सकते हैं। बैंकों में जमा ऐसा पैसा जो आप कभी भी निकाल सकते हैं, जो डेबिट कार्ड के माध्यम से निकाला जा सकता है। बैंकों में जमा वह धन, बैंकों में जमा वह धन, में जमा वह धन जो आप कभी भी निकाल सकते हैं, निकाल सकें, वो आपका डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। क्लियर? इसके बाद तीसरा होता है आपका टाइम डिपॉजिट इन बैंक। तीसरा होता है आपका टाइम डिपॉजिट इन बैंक। ठीक है सर, टाइम डिपॉजिट इन बैंक की बात करते हैं। टाइम डिपॉजिट इन बैंक, टाइम डिपॉजिट इन बैंक। बैंकों में समय जमा, बैंकों में जो समय जमा होता है, बैंकों में समय जमा, समय जमा एक ऐसा धन जो बैंकों के अंदर से आप एक निश्चित अवधि के बाद निकाल सकते हैं। इस समय जमा को सावधि जमा भी बोलते हैं। इस समय जमा को आप सावधि जमा भी बोलते हैं। सावधि जमा, सावधि जमा, सावधि जमा क्या होता है? जो एक निश्चित समय के बाद आप निकालें। जैसे आपने एफडी करा दी, आपने कोई आरडी करा दी, एफडी या आरडी, एग्जांपल के एफडी या आरडी, एफडी या आरडी। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, डिपॉजिट, आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। ये फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं निश्चित जमा, ठीक है, निश्चित जमा। रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं यानी आवर्ती जमा। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? आप एक बार में पैसा लगाए, उसके अंदर आपको ब्याज मिलेगा और एक निश्चित अवधि के बाद आप उसे निकालेंगे तो सारा का सारा ब्याज का पैसा भी आपको मिल जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट इसलिए किया जाता है ताकि आपके धन से आप धन कमा सकें। रिकरिंग डिपॉजिट यानी आवर्ती जमा जो होता है, रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या आवर्ती जमा जो होता है उसके बारे में याद रखना। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी किस्तें बनती हैं, क्या बनती हैं? आपकी किस्तें बनती हैं, और जो किस्तें आपकी बनती हैं उसके अंतर्गत आप समझेंगे कि इसमें ये होगा कि 1 साल के बाद इतना पैसा जमा करना है, 2 साल के बाद इतना पैसा जमा करना है, मतलब एक तरीके से किस्तों में जमा करते हो, फिर एक निश्चित टाइम के बाद निकाल लेते हो। जैसे पेंशन योजना जो होती है वो आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट का एक बेस्ट एग्जांपल, पेंशन योजना, वो एक प्रकार से आपका टाइम डिपॉजिट होता है बैंकों के अंदर। तीन लेवल का मैंने, तीन टाइप्स का मैंने डिस्कशन कर लिया मनी के, जो आपके पास होता है। इसके बाद सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में सेम तरीके की चीजें। चौथा पॉइंट सेविंग डिपॉजिट, डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। डाकघरों में जो मांग जमा होता है, एक तरीके से मांग जमा होता है। सेविंग डिपॉजिट जो होता है वो एक तरीके से मांग जमा होता है। सेविंग डिपॉजिट एक तरीके से मांग जमा होता है, ठीक है, याद रखना। पोस्ट ऑफिस में जमा, डाकघर में जमा, डाकघर जमा, जो भी आपने कमाया डाकघर के अंदर जमा कर दिया। इसको डिमांड डिपॉजिट क्यों नहीं बोलते डाकघर वालों को? बेटा क्योंकि डाकघर जो जाना जाता है वो सेविंग्स के लिए जाना जाता है, इसलिए नहीं बोलते। इसमें टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का काम सिर्फ आपकी सेविंग्स को जमा करना होता है, करंट अकाउंट रन नहीं करता, सावधि जमा। क्लियर जी? इसके बाद बैंक डिपॉजिट, इसके बाद होता है बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई। बैंकों का जो पैसा आरबीआई के पास होता है वो भी इसके अंदर कंसीडर होता है। बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई, बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो आरबीआई का धन होता है, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, इन आरबीआई। दोनों में फर्क बता देता हूं बेटा। बैंक डिपॉजिट जो आरबीआई के पास होता है यानी आरबीआई के पास बैंकों का जमा, आरबीआई के पास बैंकों का जमा, आरबीआई के पास बैंकों का जमा, बैंकों का जमा। क्लियर जी? हां। अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, आरबीआई के अंदर टैक्स वगैरह का जमा, जैसे लोगों को टैक्स वगैरह दिया जाता है, आरबीआई उसको कलेक्ट कर लेता है। विदेशों से हमने फंड लिया, ठीक है, वो हमने आरबीआई के पास जमा करा दिया, तो वो सब चीज, ठीक है, अन्य जमा। आरबीआई में अन्य जमा, अन्य जमा। तो किसी भी मार्केट के अंदर, किसी भी घर के अंदर, किसी भी व्यक्ति के पास इसके अलावा अगर कोई पैसा है तो मुझे बता दो, वो मुझे बता दो। बेटा टोटल मार्केट के अंदर कहीं से कहीं तक भी पैसे की जो सप्लाई है, इसके अलावा किसी और फैक्टर से अगर होती है तो मुझे बता दो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये अधिकतम फैक्टर्स हैं जहां से पैसा मार्केट के अंदर फ्लो होता है। बताओ कहीं और से पैसा अगर आ सकता है मार्केट में तो वो भी बता दो, मैं अगला पॉइंट लिखूंगा। नोट करने वाले बच्चे नोट करो, बात करने वाले बच्चे फटाफट बताओ। नितेश, ऋषि ठाकुर कह रहा, हाँ ऋषि भाई कई दिनों बाद आए हैं यहाँ पे। ऋषि का कहना सर जमीन के नीचे से भी पैसा निकलता है, वो काला धन होता है मेरे भाई। चलो दादा लोगों के पास, चलिए सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द टाइम डिपॉजिट अगेन? ओके, एक्चुअली द टाइम डिपॉजिट इज दैट डिपॉजिट व्हिच इज बेसिकली कंसीडर्ड इन अ टाइम लिमिट। समय जमा वह जमा होता है जो एक समय के बाद ही आप निकाल सकते हैं। किसके बाद निकाल सकते हैं? समय के बाद ही आप निकाल सकते हैं। जैसे एफडी होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी होता है एक ही बार में आप 5 लाख की एफडी कर दो, 5 साल के बाद वो रुपया आपको 6 लाख रुपए मिलके मिल जाएगा, मतलब इस तरीके होता है, एक्जेक्टली चेंज मिलेगा। जो अभी लिमिट चल रही है, मतलब रेट चल रहा है 7 चल रहा है, ठीक है। अगर 7 के हिसाब से मैं चलूं 7%, मान के चलो आपने आज 5 लाख रुपए जमा करा दिया, 5 लाख रुपए जमा करा दिया, तो 7% का रेट है, 5 में 35% ही हो जाएगा। तो अगर इसका 35% देखूंगा तो
5 15 150 5 15 यानी 165 165 यानी 16,500 रुपए और मिल जाएंगे। तो 5,16,500 रुपए आपको मिल जाएंगे कितने साल बाद? 5 इयर्स के बाद। इस तरीके से काम चलता है आपका, लेकिन वो 5 साल की बात है, ठीक है, याद रखना। सर चोरी करके लाया जा सकता है, देखो चोरी करके सर आई मीन द टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के पास जो टाइम डिपॉजिट होता है वो बिल्कुल सेम बैंक की तरह होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस को एक अलग कैटेगरी समझा जाता है, सेम है, बाकी फर्क नहीं है। पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आप सावधि जमा, ठीक है, कराते हैं और वो सावधि जमा बिल्कुल एफडी और आरडी की तरह होता है, ठीक है। थैंक यू भाई कौशिकी। तो चोरी करके लाया बेटा, तो चोरी करके लाया गया, वो भी इन्हीं तरीकों में लाया गया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपने ये सातों पॉइंट लिख लिए, इसके बाद आपको एक पॉइंटर देखने को मिलता है, जिस पॉइंटर को हम बेसिकली बोलते हैं लेवल, लेवल इन मार्केट सप्लाई। सर दादालाई प्रॉपर्टी किसमें आएगी? बेटा तो दादालाई प्रॉपर्टी होती है वो आपकी पहले से ऑलरेडी करेंसी होती है। यहाँ पे मैंने आपसे जमीन की बात नहीं की, पैसे की बात की है। अब होती है अनंत मेरे भाई, पैसा पैसा, अगर आपने अपनी दादालाई चीजों को बेच दिया है तो वो नोट कैसे में आएगी, या फिर वो आपकी डिमांड डिपॉजिट में आएगी? मतलब तो एक जो सवाल है हमारे एडिटर साहब का, उनका कहना सर एक बात बताओ, अल्लाह दिन के चिराग है, उसमें जिन निकला, अगर उसने पैसे बना दिए तो वो पैसे कहां गए? देखो भाई, चिराग ने आपके बैंक में अकाउंट में डाल दिए तो डिमांड डिपॉजिट में आएंगे, ठीक है, तो वो आएंगे इसी। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है लेवल ऑफ मनी सप्लाई इन मार्केट, मनी सप्लाई इन मार्केट। बाजार में मुद्रा आपूर्ति के स्तर, बाजार में मुद्रा आपूर्ति के स्तर, आपूर्ति के स्तर, बाजार में मुद्रा आपूर्ति के स्तर, इनको समझने का प्रयास कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, इस पॉइंटर से जो क्वेश्चन बनता है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से बनते हैं। ये आपको समझाने के लिए जरूरी है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो मनी सप्लाई के बारे में है, मनी सप्लाई के बारे में जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी मार्क चैंडलर के द्वारा। मार्क चैंडलर के द्वारा जो बैलेंस शीट होती है, किसी भी स्थान की बैलेंस शीट होती है, तो उसके आधार पर मार्क चैंडलर ने मनी आपूर्ति के स्तर के बारे में सबसे पहले जो व्याख्या होती है, मनी स्तर की सबसे पहली व्याख्या किसने की? मार्क चैंडलर ने। पहली व्याख्या किसने की? मार्क चैंडलर। मार्क चैंडलर, मार्क चैंडलर ने मनी सप्लाई के लिए जो आधार रखा था वो क्या रखा था? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? किसी भी कंपनी का लेखा जोखा, किसी भी कंपनी का लेखा जोखा, किसी भी कंपनी का लेखा जोखा, कंपनी ने कहां खर्च किया, कितना खर्च किया, वो बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट के आधार पर मार्क चैंडलर के द्वारा इसके बारे में जो बातें होती हैं, लेकिन मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा आरबीआई के द्वारा भी दी गई थी। मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा आरबीआई के द्वारा भी दी गई थी। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ग्रुप ऑफ आरबीआई एस्टैब्लिश किया जाता है 1961 में। आरबीआई के द्वारा फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ग्रुप एस्टैब्लिश किया जाता है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी जाती है 1964 में। आरबीआई द्वारा पहला कार्यकारी ग्रुप क्रिएट किया गया 1961 में। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ग्रुप रेडी किया गया, एग्जीक्यूटिव ग्रुप रेडी किया गया, ग्रुप रेडी किया, कब रेडी किया गया था? 1961 में। इस पहले एग्जीक्यूटिव ग्रुप के द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाती है 1964 में, 1964 में। उस रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई के लेवल होते हैं, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई के लेवल होते हैं, ठीक है, लेकिन लेवलों की व्याख्या उसके अंतर्गत नहीं की गई, सिर्फ ये कहा गया कि लेवल्स होते हैं। उसके बाद सेकंड एग्जीक्यूटिव ग्रुप की एस्टैब्लिशमेंट की जाती है, सेकंड एग्जीक्यूटिव ग्रुप की एस्टैब्लिशमेंट की जाती है 1977 में। इसमें लिखो पहले, इसमें स्तरों की व्याख्या की गई, व्याख्या हुई, परंतु उनका विभाजन नहीं हुआ, उनका विभाजन नहीं हुआ, परंतु उनका विभाजन नहीं हुआ, सिर्फ कहा गया कि भाई इस तरह इसके अंदर रहेंगे। उसके बाद सेकंड एग्जीक्यूटिव ग्रुप आरबीआई का, उसके बाद आरबीआई का सेकंड एग्जीक्यूटिव ग्रुप बनाया गया, एग्जीक्यूटिव ग्रुप बनाया गया। तो जो आरबीआई का सेकंड एग्जीक्यूटिव ग्रुप बनाया गया है वो बनाया गया 1977 में, 1977। इसके द्वारा कहा गया कि एक मार्केट में मुद्रा आपूर्ति के स्तर 4 प्रकार के होते हैं। इसने कहा कि मार्केट में मुद्रा आपूर्ति के स्तर, मुद्रा आपूर्ति के स्तर यानी लेवल्स, मुद्रा आपूर्ति स्तर 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, M1 M2 M3 M4, मनी 1 मनी 2 मनी 3 मनी 4, ऐसे ही बताइए थे लेवल्स का। फिर ये जो गांव में महिला समूह चलाती हैं, इसमें व्यापार पर जो पैसा लेते हैं वो किसमें आएगा बेटा? पैसा आपने कैसे लिया है, ठीक है, कैश में लिया है तो करेंसी, बैंक में लिया तो बैंक डिपॉजिट, ठीक है, ये इसमें आएगा, ठीक है। तो मार्केट में मुद्रा आपूर्ति के स्तर M1 M2 M3 और M4 के अंदर डेवलप हुए हैं। इसके बारे में हम लिखते हैं आगे वाले पेज में, नोट कर लीजिए, ठीक है। लेवल ऑफ मनी सप्लाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे M0 के बारे में। सर आपने तो M0 बताया ही नहीं कि M0 भी कुछ होता है। देखो मेरे भाई, M0 को रिजर्व मनी कहा जाता है। वो मनी सप्लाई तो होती है, लेकिन वो मनी सप्लाई होती है जो सबसे पहले हो चुकी होती है, ठीक है। तो M0 इज अ काइंड ऑफ रिजर्व मनी। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया, बता दूं M0 ये आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। M0 को सिर्फ गवर्नमेंटों के द्वारा, सरकारों के द्वारा रखा जाता है ताकि वो उसके अंदर रिजर्व मनी रख सके। M0 लेवल्स ऑफ मनी सप्लाई के अंदर काउंट नहीं किया जाता, लेकिन ये इसका हिस्सा होता है। प्रकार कितने हैं मनी ऑफ लेवल सप्लाई? कितने? 4 है, M1 M2 M3 M4। M0 क्या है? M0 सिर्फ रिजर्व मनी है, संरक्षित एक धन है, ठीक है, संरक्षित धन है M0। M0 को बोलते हैं संरक्षित धन, रिजर्व मनी, संरक्षित धन, ये इसको बोलते हैं रिजर्व मनी, इसको बोलते हैं रिजर्व मनी, रिजर्व मनी। इसके अंदर क्या-क्या चीजें आती हैं? इसके अंदर क्या-क्या चीजें आती हैं? इसके अंदर क्या-क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले जितना भी करेंसी आपके पास है, ठीक है, जितनी भी करेंसी आपके पास है वो इसमें आएगी, बैंक डिपॉजिट आएंगे, ठीक है, या आरबीआई वाले डिपॉजिट आएंगे। सबसे पहले जो भी करेंसी आपके पास है वो आएगी। उसके बाद बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई, बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई, आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, आरबीआई, ये भी इसी के अंदर शामिल होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद M1 को बोलते हैं नैरो मनी, नैरो मनी, संकुचित धन, संकुचित धन, संकुचित धन मतलब ऐसा धन जो बहुत नैरो है, बहुत पतला है, नैरो धन। नैरो मनी के बारे में लिखना, इसके अंदर आएगा करेंसी, जितनी भी करेंसी, टोटल पैसा होता है करेंसी, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, करेंसी, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई एंड डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, इन बैंक। दोबारा बात को समझो, संकुचित धन को, संकुचित धन को हिंदी बोलने का तरीका, इसको संकीर्ण धन भी लिख सकते हैं। संकीर्ण का मतलब यही होता है बेटा, संकीर्ण का मतलब ही संकुचित ही होता है, संकीर्ण धन। करेंसी को मुद्रा बोलेंगे, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, आरबीआई में अन्य जमा, अन्य जमा, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, बैंकों में मांग जमा बोलेंगे। जैसा मैंने कहा हिंदी वाले बच्चों से मेरा प्रेम भाव अलग है, तो वो भी इसमें नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें, अब आता है M2,
M2 के अंदर M1 की सभी चीजें आती हैं, M2 के अंदर M1 की सभी चीजें आती हैं, M2 के अंदर M1 की सभी चीजें आती हैं, बस इसके अंदर सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस भी जुड़ जाता है, सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस जुड़ता है, ठीक है। चलिए सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस जुड़ जाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है M3, M3 के अंदर पूरा M2 आता है, M3 के अंदर पूरा M2 आता है, और M2 के साथ साथ अगर हम M3 के अंदर पूरा का पूरा M2 नहीं आता, M3 के अंदर M1 नहीं आता, बस M1 में टाइम डिपॉजिट डाल दो, M3 के अंदर भी M1 नहीं आता है, और M1 के साथ आप टाइम डिपॉजिट जोड़ दीजिए, टाइम डिपॉजिट जो सावधि जमा है। लेकिन टाइम डिपॉजिट किस चीज का बेटा? टाइम डिपॉजिट बैंक का, जो बैंकों का टाइम डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक, बैंकों में सावधि जमा, बैंकों में सावधि जमा, सावधि जमा, सावधि जमा, बैंकों में सावधि जमा जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट M4, M4 के अंदर क्या होता है? M4 के अंदर क्या होता है? M4 के अंदर आप M3 को जोड़ लेंगे, M4 के अंदर आप M3 को जोड़ लेंगे, प्लस इसके अंदर पोस्ट ऑफिस का जो डिपॉजिट है वो भी जोड़ लेना, टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। डाकघर सावधि जमा, डाकघर सावधि जमा, डाकघर सावधि जमा, डाकघर का सावधि जमा, ये भी इसके अंदर आपको जोड़ लेना, ठीक है। डाकघर का सावधि जमा ये भी इसके अंदर आपको जोड़ लेना, ठीक है। ये भी इसके अंदर आपको जोड़ लेना, याद रखना। तो यहां हो जाएगा M4, M4 को क्या बोलते हैं? वृहद मनी बोलते हैं या ब्रॉड मनी बोलते हैं? M4 को वृहद मनी या ब्रॉड मनी बोलते हैं, किसको? M3 को M4 नहीं बोलते, ब्रॉड मनी बोलते हैं M3 को, ठीक है। M3 को ब्रॉड मनी बोलते हैं, ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी, वृहद, ठीक है। वृहद धन, वृहद धन बोलते हैं, मतलब जो फैला हुआ धन है उसके बारे में बोला जाता है इसको ब्रॉड, ठीक है। चलिए M3 को ब्रॉड मनी बोलते हैं, इसके बारे में याद रखना। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं सर्वाधिक वैल्यू किसकी होती है, इनमें सबसे ज्यादा पैसा किस लेवल पर है, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा किस लेवल पर है? सर्वाधिक वैल्यू किसकी है, मूल्य किसका है, और सर्वाधिक तरलता किसकी है, लिक्विडिटी किसकी है, सर्वाधिक तरलता किसकी है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? मतलब जिसको आसानी से खर्च किया जा सके, जिसको आसानी से खर्च किया जा सके। तो बताइए, पहले मुझे बताइए वैल्यू सर्वाधिक किसकी है, उसके बाद मुझे बताइए कि लिक्विडिटी सर्वाधिक किसकी है। फटाफट बताओ, 4 लेवल को रखना, क्योंकि M0 तो इसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाता, सिर्फ 4 लेवल्स की बात करनी है आपको, सिर्फ 4 लेवल्स की आपको बात करनी है। एग्जाम में आपसे आ गया कि सर्वाधिक वैल्यू किसकी होती है, इसमें सबसे ज्यादा पैसा किसमें? मेरे भाई M3 में सर्वाधिक पैसा नहीं दिख रहा तुम्हें, M4 के अंदर सर्वाधिक पैसा नहीं दिख रहा तुम्हें, तो इसके अंदर M3 भी कंसीडर्ड है, समझो। सर्वाधिक वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है सर? M4 की, M4 में सबसे ज्यादा पैसा है, उससे कम पैसा है M3 में, उससे कम पैसा M2 में, और सबसे कम पैसा M1 M1 में सबसे कम पैसा है, क्लियर समझे? M1 में सबसे कम पैसा, लेकिन लिक्विडिटी M1 की सबसे तेज है, M1 को सबसे तेज खर्च कर सकते हो, M1 को खर्च किया जा सकता है सबसे ज्यादा तेज, तो M1 की लिक्विडिटी है अफलातून, समझे? ठीक है। तो इस तरीके से आपको सभी चीजें याद रखनी है, फटाफट नोट करो। देखो अगर हम बात करें सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए वो समझिए। अगर देखो मैं आपसे ये बताऊं कि देखो मेरे पास, लेट्स सपोज मेरे पास कोई घड़ी है, ये घड़ी थोड़ी महंगी है, ठीक है। एक सामने वाला बंदा उसके पास कैश है, हम दोनों को ही एक स्पेसिफिक चीज खरीदनी है, जैसे मान के चलो हम दोनों को कोई भी एक चीज खरीदनी है, ठीक है। चश्मे खरीदने, हम दोनों को चश्मे खरीदने, ठीक है। चश्मे की जो कीमत है फॉर एग्जांपल वो कितनी है? 14,000, ठीक है। घड़ी की जो कीमत है वो कितनी है? 20,000, ठीक है। उस बंदे के पास कितने कैश में पड़ा है? उस बंदे के पास कैश में पड़ा 14,000, ठीक है। इस चश्मे को पहले कौन खरीद सकता है? इस चश्मे को पहले वो खरीद सकता है जिसके पास कैश है, क्यों? क्योंकि वो गया और जाकर उसने इन्हें खरीद लिया, क्योंकि मुझे तो पहले अपनी घड़ी को कैश कराना पड़ेगा ना, पहले घड़ी को कैश कराऊंगा फिर उसको कराऊंगा, लिक्विडिटी मेरी कम है, उस बंदे के पास 14,000 है, वो बहुत लिक्विड है, एकदम लिक्विड। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में जरूरी है जो बहुत तेजी से खर्च किया जा सके, ठीक है। अच्छा मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ी है जब से यूपीआई शुरू हुआ है, जब से यूपीआई शुरू हुआ है हर एक व्यक्ति का, जो आम व्यक्ति का जो खर्चा करने का तरीका है, खर्चा करने का कैपेसिटी है, वो धीरे-धीरे बढ़ता है, ठीक है। और जो एक देश के लिए अच्छा नहीं है। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंकों में सावधि जमा किस स्तर का अवयव है? बैंकों में सावधि जमा, तो सावधि जमा किस स्तर पर है? M3 पर, बहुत बढ़िया। दूसरे का निम्न में से मार्केट मुद्रा आपूर्ति का ऐसा नहीं है, सोना है, बहुत बढ़िया। और तीसरे का होना चाहिए क्वेश्चन नंबर डी। बेटा नितेश बाघेल बात को समझो, सर्वाधिक तरलता जो होती है वो मुद्रा की होती है, याद रखना। क्रिप्टो को खर्च करने में टाइम लगेगा, जमीन को खर्च करने में, बेचने में टाइम लगेगा, सोना एकदम से कैश में आप नहीं करा सकते, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो क्लियर, ठीक है। एक बार इन क्वेश्चनों को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और मार्केट के अंदर बाकी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी चीजों का डिस्कशन कैसे होता है? देखो अब एक मार्केट है, मार्केट के अंदर मनी ज्यादा है, मनी कम है, मनी और कम है, इस सब चीज के लिए कुछ पॉइंटर्स समझिए। मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति के आधार पर, मुद्रा की आपूर्ति के आधार पर, आपूर्ति के आधार पर, आपूर्ति के आधार पर कई प्रकार के स्तर बनते हैं, कई प्रकार के स्तर बनते हैं, या कई प्रकार की स्थिति बनती है, 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 ठीक है। चलिए अब अगर मार्केट के अंदर मनी ज्यादा होगा, ठीक है, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई, इसको इंग्लिश में लिख लेगा, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई impacts market in many ways, in many ways। मार्केट के अंदर जो मुद्रा होती है, मार्केट के अंदर जो मुद्रा होती है उसकी सप्लाई से कई सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। बताओगे क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होती हैं? अगर मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज्यादा मैं बढ़ा दूं तो स्थिति क्या हो जाएगी, ठीक है। मान के चलो ये मार्केट है, मार्केट है, इसके अंदर जो गुड्स एंड सर्विस है, जो गुड्स एंड सर्विस है उनकी टोटल वैल्यू है 5 लाख, ठीक है, ठीक है। मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है, अगर मार्केट में मैंने इस मनी सप्लाई को कितना कर दिया, मनी सप्लाई को मैंने कर दिया 20 लाख, तो स्थिति कैसी बन जाएगी? क्या बन जाएगा भाई? स्थिति क्या हो जाएगी? अरे बताओगे नहीं बताओगे हैं? अगर मार्केट में गुड्स एंड सर्विस 5 लाख की है टोटल और उसमें आप मनी सप्लाई ठोक रहे हो 20 लाख, तो स्थिति क्या जनरेट हो जाएगी? बताओ मुझे, ये सवाल का जवाब चाहिए तुम लोगों से, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। या स्थिति ये हो जाती है कि गुड्स एंड सर्विस है, गुड्स एंड सर्विस 20 लाख की है और मार्केट में मनी सप्लाई कितना है? 10 लाख, मनी सप्लाई कितना है? 10 लाख, 10 लाख हो जाएगा, तो ये स्थिति क्या बनेगी?
एक करा लॉस होगा बेटा, नीलेश यहीं से भाला मार दूंगा। लॉस क्या होगा? लॉस का कहां है इसमें? है भाई यार नीलेश, गलत बात है। कौशिक की पार्टी ने सीखा सिर्फ मंदी आ जाएगी बेटा, मंदी नहीं महंगाई आएगी। अगर गुड्स एंड सर्विस 5 लाख की है, मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या आता है? इन्फ्लेशन आता है, यानी महंगाई आती है। महंगाई यानी इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। अगर गुड्स एंड सर्विस मनी सप्लाई अगर हमने कम कर दी तो क्या होगा? डिफ्लेशन आएगा, मंदी आएगी। अब मंदी आएगी, करेक्ट। तो आखिरकार ये होती क्या है? आखिरकार ये होती क्या है? इसके बारे में हम बात करें। ओके, ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट हो गया, रुक जाओ। तुम्हारा ही तो चार्ट बनाना है, इसको समझो। ये जो चीज मैं एग्जाम में तुमको बताने की कोशिश करिए, इसी चीज के पॉइंटर से लिख लीजिए कि स्थिति क्या क्या उत्पन्न होती है। 4 प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। पहली स्थिति बन सकती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बन सकती है, इन्फ्लेशन बोलते हैं महंगाई बन सकती है, या मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति बन सकती है पहली स्थिति। दूसरी स्थिति समझिए, डिफ्लेशन बन सकती है, डिफ्लेशन। मंदी बन सकती है, मंदी। ठीक है, ठीक। मंदी बन सकती है डिफ्लेशन के कारण, ठीक है। डिफ्लेशन के कारण मंदी बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा रीइन्फ्लेशन बन सकती है। मतलब जो बच्चे इसका पूछा, अपस्फीति बोलते हैं इसको, हिंदी शब्द इसलिए मतलब जो हिंदी शब्द है वो अपस्फीति है। मंदी तो तरीका है इसमें, अपस्फीति। अपस्फीति, अपस्फीति। अगला पॉइंट रीइन्फ्लेशन और रीइन्फ्लेशन, संस्फीति। संस्फीति बन सकती है। और लास्ट पॉइंट लिख लो भाई जो बन सकता है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, जिसको हम गतिहीन स्थिति बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन बन सकती है। स्टैगफ्लेशन कंडीशन ये भी बन सकती है, स्टैगफ्लेशन बन सकती है। इसको बोलते हैं गतिहीन स्थिति। गतिहीन स्थिति बन सकती है। तो ये 4 प्रकार की चीजें बन सकती हैं, जिसके अंदर इन्फ्लेशन को बोलते हैं मंदी, इसको बोलते हैं महंगाई, और इसको बोलते हैं मंदी, मेजर। संस्फीति तो काफी तेज होती है, ठीक है। और गतिहीन इन्फ्लेशन होती है, मतलब एक सेकंड समझ में आ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ जाए, महंगाई भी बढ़ जाए। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो कल हम मेजरली पढ़ेंगे इन्फ्लेशन एंटी इन्फ्लेशन, ठीक है। मार्केट मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।